हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो वीडियो साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बात करें अगर हम डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में ये बात कही गई है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। तो वो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब कहीं भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की मीनिंग और उसकी डेफिनेशंस को लिखते हैं तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में जो डेफिनेशन दी गई है आप उसे ज़रूर लिखिए, अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पे। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो दिया हुआ है यहाँ पर, कैश फ्लो मीन्स इनफ्लोस एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बच्चा यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है कैश को चेक करने के लिए, कैश की पूरी डिटेल्स को एक जगह पर लाने के लिए। ठीक है, कि कितना कैश बिजनेस से बाहर गया है और कितना कैश बिजनेस के अंदर आया है। तो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, साथ ही साथ कैश इक्विवेलेंट्स को भी रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? तो कैश इक्विवेलेंट्स वो होते हैं जो कैश के आसपास होते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चेक है, तो आप चेक को इजीली बैंक में लेकर जाएंगे तो वो आपको कैश फॉर्म में दे देंगे, मीन्स पेमेंट कर देंगे चेक का, तो ऐसे कैश आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ऐसे ही सेम आपके कुछ मटेरियल्स या स्टॉक्स और गुड्स हो सकते हैं। जो भी स्टॉक आपके पास रखा है तो आप उसको बेच करके कैश रिसीव कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया, आपके कैश इक्विवेलेंट्स की तरह यूज़ होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश इक्विवेलेंट्स को भी इंक्लूड किया जाता है। सो कैश कंप्राइजेस ऑफ कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक्स। तो कैश की अगर हम बात करें तो उन्होंने कैश की मीनिंग यहाँ पे बता दी है कि कैश क्या होता है। तो वो कैश इन हैंड हो सकता है जो बिजनेस के पास में होगा, या आपके हाथ में हो सकता है, बिजनेस के जो ओनर है उनके पास पहले से होता है। और डिमांड डिपॉजिट्स बात करें तो जो बैंक्स होते हैं, तो बैंक से जब भी वो डिमांड करेंगे बिजनेस ओनर्स की उनको अपनी डिपॉजिट्स वापस चाहिए, तो वो उनको एज अ कैश पेमेंट कर देंगे, तो वहाँ से भी कैश आ जाता है। कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें यहाँ पर, तो आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट विच आर रेडीली कन्वर्टिबल इनटू कैश। तो यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट्स की अगर हम बात करें बच्चा, तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे कि मान लीजिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसका टाइम पीरियड जो है वो 12 मंथ से कम का है। अगर 12 महीने कम का है उसका टाइम पीरियड, जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो उसको आसानी से विद इन 1 ईयर या फिर 12, ठीक है ना, विद इन 1 ईयर उसको सेल करके कैश रिसीव की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर गुड्स को भी ले सकते हैं, स्टॉक्स को भी ले सकते हैं, चेक होती हैं, चेक्स को भी आप लेकर जाएंगे तो कैश में पेमेंट मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात उन्होंने वही की कि 1 ईयर से कम का टाइम होना चाहिए या फिर 1 ईयर तक होना चाहिए। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को आप वापस से क्या कर सकते हैं, बेच करके उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन की पूरी मीनिंग थी। अभी हम बात करने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की, एडवांटेजेस की एंड डिसएडवांटेजेस की। देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो फर्स्ट पॉइंट इज यो यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि कैश का जो पूरा ओवरव्यू होता है वो आपके सामने होता है, तो आसानी से कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्लान बना सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। यूज़फुल इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट। कैश बजट जब कभी भी प्रिपेयर किया जाएगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को ध्यान में रखकर उसको प्रिपेयर करने से बहुत ईजीली कैश बजट बन जाता है। ठीक है, कंपेरिजन विद द कैश बजट। कंपैरिजन विद द कैश बजट, जब भी कैश बजट बना हुआ है और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले से बना हुआ है, ठीक है, तो उन दोनों को आपस में कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या चीज़ें कैश फ्लो स्टेटमेंट में दी हुई हैं और क्या चीज़ें आपकी कैश बजट में हैं, और कौन सी चीज़ें अगर छूट गई हैं कोई भी चीज़ तो उसको क्या किया जा सकता है, वापस से ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो कंपेयर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टडी ऑफ कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। कितना कैश रिसीव हुई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, कितना कैश में पेमेंट हुआ है, ये सारी चीज़ें उसकी पूरी स्टडी कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू की जा सकती है। ठीक है बच्चा। एक्सप्लेन्स द डेविएशन ऑफ कैश। डेविएशन ऑफ कैश का मतलब होता है कि कैश में क्या डेविएशन से क्या चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं, या किस तरह से ज़्यादा वो डेविएट कर रही है। विचलन मीन्स क्या परिवर्तन हो रहा है कैश में, क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यूज़फुल फॉर द मैनेजेरियल डिसीजंस। अब मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में, उसके फाइनेंसेस के फेवर में, तो यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से वो डिसीजन ले सकते हैं।
यूजफुल फॉर द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जाहिर सी बात है लिक्विडिटी दैट मीन्स कि कैश कितनी अवेलेबल है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, कैश का क्या फ्लो बना हुआ है, इनफ्लो और आउटफ्लो क्या ज़्यादा है क्या कम है, ये सब जानने में हेल्पफुल हो जाता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। फिर है यूज़फुल फॉर पॉलिसी इन फॉर्मुलेशन, तो पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है तो वो ध्यान रखते हैं कि अगर इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पे या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पर कैश का क्या प्रभाव पड़ रहा है या कैश कितनी ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बेसिस पे हम लोग अपनी पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर पाते हैं ईजिली। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ये। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो देखते जाइएगा, बहुत इजी है, आप आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की मीनिंग डेफिनेशन समझ में आ गई, तो आप चीज़ों को ऐड करके हेडिंग्स बनाकर उनको लिख सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो असर्टेनिंग लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चा। तो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को निर्धारित करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि कितनी लिक्विडिटी मीन्स कितनी कैश है कितनी आ रही है कितनी जा रही है कैश बिजनेस से बाहर, ये सारी चीज़ें। प्रॉफिट को जानने में हेल्प करता है क्योंकि एक कुछ हद तक प्रॉफिट को भी वो बताने में मददगार होता है कौन, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देन असर्टेनिंग ऑप्टिमम कैश बैलेंस, हाँ आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कैश बैलेंसेस को ऑप्टिमम लेवल पर लेकर जा सकते हैं कि कैश बैलेंसेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं और बैलेंस ज़्यादा आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रहे कैश का, ये चीज़ें निर्धारित कर सकते हैं, असर्टेन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। कैश मैनेजमेंट की बात करें तो कैश को मैनेज करने में कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब कैश फ्लो स्टेटमेंट में सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ से इनफ्लो इतना हुआ कैश का, आउटफ्लो इतना हुआ, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इस तरह से कैश का फ्लो बना हुआ है, तो वहाँ पे कैश को मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ कैश वही इनफ्लो और आउटफ्लो को बताता है कि किस जगह पे किन सोर्सेज से आपको कैश रिसीव हुआ है और किन सोर्सेज को आपने पेमेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें तो परफॉर्मेंस को चेक करने में हेल्प हो जाती है कि किस तरह से आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है परफॉर्म कर रहा है, कितनी उसको कैश की नीड है, फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, ये सारी चीज़ें। वैसे ये फ्यूचर को तो इग्नोर करता है थोड़ा सा, सिर्फ और सिर्फ कुछ शॉर्ट टर्म की जो कैश की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल एनालिसिस की बात करें तो डेली बेसिस पे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए जो कैश अमाउंट यूज़ होता है हम उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल अमाउंट। तो उस वर्किंग कैपिटल अमाउंट को एनालिसिस करने में भी हेल्प करता है ये। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन बनाने में हेल्प करता है। प्रिपेयरिंग कैश बजट को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, ये अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव्स में भी, इंपॉर्टेंस में भी आप ये सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। यही चीज़ें आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स वाले पार्ट्स होते हैं, एडवांटेजेस वाले पार्ट हैं, ये इंपॉर्टेंस में भी आप लिख सकते हैं। देन है सुपीरियरिटी ओवर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब जिसमें आप उधार लेन देन करते हैं या उधार ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वहाँ उससे कहीं ज़्यादा ये सुपीरियर होता है, अच्छा होता है, क्योंकि कैश में ट्रांजेक्शन्स होता है तो ईजिली आपको पेमेंट टाइम पर मिल जाती है, आप ईजिली टाइम पर पेमेंट कर पाते हैं, ठीक है, आपको पेमेंट रिसीव हो जाती है, वो सारी चीज़ें। क्राइसिस मैनेजमेंट की बात करें तो क्राइसिस को मैनेज करने में हेल्प करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, कैश कितनी आ रही है कितनी जा रही है, कितना कैश का बैलेंस बना हुआ, जब आप जान पाते हैं तो ईजिली अपने क्राइसिस को मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। क्राइसिस मीन्स अगर कोई इस तरह की घटना घटित होती है, पैसों की कमी होती है, तो आप आसानी से उसको हैंडल कर पाते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो हाँ ट्रांसपेरेंसी होती ही है कि किन सोर्सेज से कितना अमाउंट रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुई, कहाँ पर कितना पेमेंट हुआ, अकाउंटेबिलिटी कहाँ पर कितना अमाउंट दिया गया है ना, वो सारी चीज़ें आसानी से आप चेक कर पाते हैं। असेसिंग इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, आप आसानी से अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी फाइनेंसेस को, अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को एसेस कर सकते हैं, जान सकते हैं कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका फोकस ऑन कैश ट्रांजेक्शन, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को ही यहाँ पर फोकस किया जाता है, उसी पर ध्यान दिया जाता है, जो भी ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं उन्हीं को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है बच्चे, ठीक है। और जो नॉन कैश आइटम्स होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। क्लासिफिकेशन इशू, अब यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ को ना क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो गई
है ना, आपके फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ उनको अलग क्लासीफाई किया जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को अलग किया जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को अलग किया जाता है। फिर उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, इन तीनों को पहले फाइंड करते हैं, फिर तीनों को एक साथ फाइंड आउट करके तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल में कैश का कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है ना, वो सारी चीज़। तो यहाँ पर थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है और बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैम कौन सी इशू में हमें फाइनेंसिंग में यूज़ करनी है, कौन सी इन्वेस्टिंग में यूज़ करनी है, कौन सी ऑपरेटिंग में करनी है। तो इजी होता है, कुछ एक चीज़ें बहुत ज़्यादा एक जैसी लगती हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इशू यहाँ पर हो जाता है। शॉर्ट टर्म कैश मूवमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के कैश के मूवमेंट को ही दिखाता है, लॉन्ग टर्म के मूवमेंट को नहीं दिखाता। शॉर्ट टर्म दैट मीन्स कि विद इन ईयर आपने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं कैश में, सिर्फ उसको शो करेगा। फेल्स टू प्रेजेंट नेट इनकम, अब ये नेट इनकम को शो नहीं करता, उसको शो करने में ये फेल रहता है, हमेशा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि नेट इनकम में आपको, हम सबको पता है कि जो आपके नॉन कैश आइटम्स होते हैं हम उनको भी रिकॉर्ड करते हैं, कैश आइटम्स होते हैं उनको भी रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह होते हैं हम उनको भी रिकॉर्ड करते हैं, है ना बच्चे, वो चीज़। फिर है फेल्स टू एसेस द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन। अब यहाँ पर जो लिक्विडिटी है कभी कभी बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन नहीं बताता, सॉल्वेंसी की एक्यूरेट पोजीशन नहीं बता पाता, एसेस नहीं कर पाता, है ना, तो वहाँ पर भी फेल हो जाता है कभी कभी, हमेशा नहीं, ठीक है। लेकिन ये भी एक डिसएडवांटेजेस है इसका। फिर है डज नॉट एसेस फ्यूचर कैश फ्लोज, हाँ ये फ्यूचर के कैश के फ्लो को नहीं बताएगा, ठीक, कभी नहीं बताता, क्योंकि वो सिर्फ शॉर्ट टर्म की, सिर्फ 1 साल की बात हो रही, तो सिर्फ वो 1 साल के ही जितने भी कैश में ट्रांजेक्शन्स हुए उनको रिकॉर्ड करेगा, उसकी बेसिस से बताएंगे आउटफ्लो ज़्यादा हुआ, इनफ्लो ज़्यादा हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। लेकिन फ्यूचर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को इग्नोर करते हैं ये। डिफ़िकल्टी इन एसेसिंग टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, अब यहाँ पर टाइमिंग को एसेस करना भी मुश्किल हो जाती है, उसको ये नहीं कर पाता, उसको डिफ़िकल्टी होती है कि कितना कैश का फ्लो किस टाइम पर हुआ है, ये जानने में थोड़ा मुश्किल होता है। नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए अच्छा होता है, क्योंकि एक ही साल के जो भी कैश के मोमेंट होते हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, तो उसी के बेसिस पे आप चीज़ों को प्लान कर पाते हैं। तो शॉर्ट टर्म में ही तो प्लान कर पाएंगे, फिर लॉन्ग टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, फ्यूचर की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म प्लान बना सकते हैं। लिमिटेड व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अब यहाँ पर लिमिटेड व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, जैसे कि मान लो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं कैश में उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा, जो अक्रूवल बेसिस ट्रांजेक्शन उनको रिकॉर्ड किया ही नहीं गया, है ना, वो सारी चीज़ें। तो एक लिमिटेड व्यू प्रेजेंट करता है यहाँ पर। फिर है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ऑन नॉन कैश आइटम्स, यहाँ पर जो भी आपके नॉन कैश आइटम होता है उसकी तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन कुछ की ही मिल पाती है, जैसे डेप्रिसिएशन की मिल जाती है, कितना ये डेप्रिसिएशन घटा दिया आपने और फिर एसेस की उस वैल्यू को दिखा दिया, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शामिल की गई, है ना, उनको ही सिर्फ शो कर पाता है। वैसे यहाँ पर भी जो फाइनेंशियल पोजीशन की बात की लिमिटेड व्यू देते हैं, तो वो भी लॉन्ग टर्म जो कैश है या लॉन्ग टर्म जो आपके फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनकी यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो इसीलिए लिमिटेड व्यू प्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड ऑब्जेक्टिव्स के, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप इनको ध्यान रखिएगा, जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इन पॉइंट्स को इंक्लूड करके लिख सकते हैं। यकीन करते हैं इस वीडियो में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।